स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो इससे पहले स्थानीय स्वशासन का फर्स्ट पार्ट यानी कि पंचायती राज के बारे में पढ़ाया जा चुका है। आज पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में। तो ये हमारा 23rd टॉपिक है। इससे पहले पॉलिटी के जितने भी टॉपिक थे 22 टॉपिक तक ये सभी कवर कराया जा चुका है और ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से भी आप जा सकते हैं। आज पढ़ेंगे 23rd टॉपिक को, जो कि है नगर पालिका। ठीक है ना। तो इसके बारे में आज अच्छी तरह से पहले तो थ्योरी को कवर करेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, आपको यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं जो भारत है। तो हमारे भारत में जो प्रशासनिक ढांचा है यह त्रिस्तरीय है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उससे नीचे राज्य सरकार और सबसे नीचे आते हैं स्थानीय स्वशासन, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना आता है। पहले से हमारे देश में दो ही प्रशासनिक ढांचा थी, सबसे ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो स्थानीय स्वशासन की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझ लेते हैं। मान के चलिए किसी प्रकार की सुविधा की जरूरत पड़ती है गांव या शहर में, तो उस स्थिति में जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार है यह तो पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई जाए जिससे सीधे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास न जाकर वह गांव या शहर में ही इसका निपटारा कर सके। इसीलिए भारत सरकार ने तीसरा प्रशासनिक ढांचा का व्यवस्था किया, जो कि था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। तो इससे पहले पंचायती राज के बारे में पढ़ाया जा चुका है। तो स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र, जिसे पंचायती राज भी कहा जाता है, और दूसरा शहरी क्षेत्र, जिसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत होते हैं। वही शहरी क्षेत्र यानी कि नगर पालिका में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम आते हैं। तो आज इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इनकी संरचना के बारे में, इनके गठन के बारे में और जितने भी अनुच्छेद है इन सभी को आज कवर करेंगे। ठीक है ना। नगर पालिका के बारे में आज फुल डिटेल को कवर कर लेंगे, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम को। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रावधान पारित किया गया। जो 1882 के समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, तो इन्हीं के द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रावधान लागू किया गया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो इसके जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि जो इनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक था। तो इसी के बीच 1882 ईस्वी में इन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रावधान पारित किया था। इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। यानी कि जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है इसमें जो आम नागरिक है यानी कि जो आम जनता है यह सभी इसमें भाग ले सके, जिससे जो लोकतंत्र है इसका विकेंद्रीकरण हो सके, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है ना। जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था वह पावर अब भारत के आम नागरिकों के पास भी आ गया था। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687-88 ईस्वी में हुई थी। जो नगर निगम है तो इसकी सर्वप्रथम स्थापना 1687-88 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1989 ईस्वी में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। जो नगर निगम है पहले से जो कि संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त नहीं थी, तो पहले से यह संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त नहीं थी, तो जिस राज्य को चाहे वह राज्य इसे लागू कर सकते हैं और जो राज्य चाहे इसे नहीं लागू कर सकते। इसीलिए यह पहले प्रभावशाली नहीं रहा, परंतु बाद में जाकर इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होती है तो यह पूरे देश में लागू हो जाती है। इसीलिए इसे संवैधानिक दर्जा जाके बाद में मिलती है।
74वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखेंगे कि किस प्रकार इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। 1989 ईस्वी में राजीव गांधी जी के द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। यानी कि 65वां संविधान संशोधन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनके द्वारा जो नगर पालिका यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी, इसके लिए एक विधेयक पेश किया गया संसद में। तो यह विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया। ठीक है ना, क्योंकि इस समय राजीव गांधी का ही सरकार था, तो इसीलिए लोकसभा से यह पारित हो जाती है, परंतु राज्यसभा से इसे पारित नहीं किया गया, इसलिए यह विधेयक कानून नहीं बन सका। यह तो लोकसभा से पास हो जाती है, परंतु राज्यसभा से यह पास नहीं हो पाई, इसीलिए यह विधेयक कानून नहीं बन सका। तो कोई भी विधेयक कब कानून बनती है, तो सबसे पहले वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो जाए और फिर जाकर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो, तभी जाकर कोई भी विधेयक कानून बनती है। परंतु यहाँ पे राजीव गांधी जी के द्वारा लोकसभा से इस विधेयक को पारित कर दिया गया, परंतु राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया, इसलिए यह विधेयक कानून नहीं बन सका। तो इसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पारित हुआ। ठीक है ना। इससे पहले 65वां संविधान संशोधन में यह पारित हुआ था, परंतु यह लोकसभा से जब पारित हो जाती है, परंतु यह राज्यसभा से पारित नहीं हो पाई, इसीलिए यह कानून नहीं बन सका। तो इसके बाद फिर से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में। तो यह 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित हो गया। ठीक है ना। जो 74वां संविधान संशोधन लाया गया था स्थानीय स्वशासन को लेकर, जो कि था नगर पालिका, तो यह जो कि लोकसभा से पारित 1992 में दिसंबर में ही हो जाती है और दिसंबर में ही 1992 में यह राज्यसभा से भी पारित हुआती है। ठीक है ना। पहले यह लोकसभा से पारित कर दी जाती है और इसके कुछ ही दिन बाद यह राज्यसभा से भी पारित हो जाती है। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है ना। जो यह विधेयक है तो इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, तो यह अब कानून बन गया। पहले यह लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा से भी पास हो गया और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया, तो यह विधेयक था, तो यह अब कानून बन गया। तो इसे 1 जून 1993 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है ना। जो नगर पालिका व्यवस्था थी, तो इसे पूरे देश में 1 जून 1993 से लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार जो नगर पालिका थी, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना। यहाँ पे देख लिए कि किस प्रकार जो नगर पालिका है, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई। तो अब देख लेते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस किस बातों को रखा गया है। 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है ना। जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, तो यह नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो प्रशासनिक ढांचा होगा, इनके बारे में बताया गया है। इसे संविधान के भाग 9A और अनुच्छेद 243 त या पी, ठीक है ना, बहुत से एग्जाम में हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे हिंदी भी कवर कर दिए हैं। तो या पी 243 के यहाँ से लेकर 243 के य छ तक, यानी कि जेड जी तक रखा गया है। जेड जी यानी कि जेड तक, उसके बाद जेड ए, जेड बी, ऐसे करते हुए जेड जी तक रखा गया है। ठीक है ना। जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, तो इसमें नगर पालिका के बारे में वर्णन है, तो इसे भाग 9A और अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक रखा गया है। तो अभी आगे पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। नगर पालिका का वर्णन 12वीं अनुसूची में रखा गया है। जो संविधान की 12वीं अनुसूची है, तो इसमें नगर पालिका का वर्णन है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को रखा गया है, जिसमें कुल मिलाकर 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि नगर पालिका को 18 प्रकार के विषय प्राप्त है, जिस पर वह विधि बना सकते हैं, यानी कि उस पर वह कानून बना सकते हैं। ठीक है ना। और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। राज्य संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि नगर पालिका के जो प्रत्येक स्तर है, इनके 3 स्तर होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत।
तो इनके प्रत्येक स्तर पर जो महिलाएं हैं तो इन्हें 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी कि 100 में से 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है इनके प्रत्येक स्तर पर। अभी आगे देखेंगे जो इनके 3 स्तर है इनके बारे में। और इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है, यानी कि नगर पालिका में जितने भी सदस्य होते हैं चाहे वह किसी भी स्तर के हो तो इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसका विघटन होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि नगर पालिका के जो कोई भी स्तर है अगर किसी प्रकार से इसका विघटन होता है तो 6 माह के अंदर ही इसका निर्वाचन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति है तो इन्हें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, यह सभी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। और जो ओबीसी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो इन्हें आरक्षण राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है, यानी कि जो राज्य में विधानमंडल होते हैं इन पर छोड़ दिया गया है। या चाहे तो ओबीसी को आरक्षण दे भी सकते हैं और चाहे तो न भी दे सकते हैं। नगर पालिका के सदस्य बनने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। जो नगर पालिका है तो इनके प्रत्येक स्तर में जो सदस्य है तो इन्हें बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। ठीक है ना, चाहे वह नगर पालिका के किसी भी स्तर के हो। नगर पालिका की योग्यता में संशोधन करने की शक्ति विधानमंडल को है, यानी कि जो नगर पालिका है और यह जिस राज्य का है उस राज्य में यह विधानमंडल पर निर्भर करती है कि इसकी जो योग्यता है इस पर संशोधन किया जाए। यानी कि जो इसका योग्यता 21 वर्ष है न्यूनतम आयु, तो इसका योग्यता को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसके योग्यता में परिवर्तन यानी कि संशोधन करने की शक्ति जो कि विधानमंडल के पास होती है। जो राज्य में विधानमंडल होती है तो इनके पास होती है। जो विधानमंडल है तो इसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब देख लेते हैं पंचायती राज और नगर पालिका में अंतर। जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है तो इसमें 2 स्तर आते हैं, ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज और शहरी स्तर पर जो कि नगर पालिका। तो इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो इससे पहले पंचायती राज के बारे में पढ़ाया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इसका वीडियो आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पंचायती राज और नगर पालिका। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है तो यह ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है और इसके 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। नगर पालिका जो कि शहरी क्षेत्र के लिए होता है। ठीक है ना, जो शहर होते हैं इसके लिए नगर पालिका का गठन किया जाता है। नगर पालिका के भी 3 स्तर होते हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है ना, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसके द्वारा पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया है। वही नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। जो संविधान की 12 अनुसूची है तो उनमें से जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज के बारे में दिया गया है और जो नगर पालिका है इसे 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है ना, जो 12वीं अनुसूची है तो इसमें नगर पालिका का वर्णन है। पंचायती राज में कुल मिलाकर 29 विषय रखे गए हैं। जो 29 विषय है पंचायती राज में तो इन पर विधि बनाने का अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया है। वही नगर पालिका में कुल मिलाकर 18 विषय दिए गए हैं जिस पर जो नगर पालिका है यह विधि बना सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है ना, इसका वर्णन 243 से लेकर 243 ओ तक है। वही नगर पालिका का वर्णन अनुच्छेद 243 बी से लेकर 243 जेड जी तक है। जेड जी तक यानी कि जेड के बाद ए, जेड बी, इस तरह लेकर जेड जी तक है। आगे देखेंगे
कि इनका वर्णन किस प्रकार है। यहाँ पे देख लिए पंचायती राज और नगर पालिका का अंतर। एक बार और इसे समझ लेते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पंचायती राज जो कि ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, वही नगर पालिका हमें शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। पंचायती राज का वर्णन जो कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, वही नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। पंचायती राज का वर्णन 11वीं अनुसूची में है, वही नगर पालिका का वर्णन 12वीं अनुसूची में है। पंचायती राज को कुल मिलाकर 29 विषय प्रदान किए गए हैं जिन पर वह विधि बना सकते हैं, वही नगर पालिका को कुल मिलाकर 18 विषय प्रदान किए गए हैं जिन पर वह विधि बना सकते हैं। पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है, वही नगर पालिका का वर्णन 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और उम्मीद है कि यह सभी आपको याद भी हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं नगर पालिका की संरचना। जो नगर पालिका है इनके संरचना को समझ लेते हैं। तो इनके 3 स्तर होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। सबसे पहले है नगर पंचायत। गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र को नगर पंचायत कहा आता है। यानी कि जो पहले गांव है वह शहर की ओर परिवर्तित हो रहा है तो उसे नगर पंचायत कहा जाएगा। ठीक है ना। गांव से शहर की ओर परिवर्तित होने वाले क्षेत्र को जो कि नगर पंचायत कहा आता है। नगर पंचायत के प्रमुख चेयरमैन कहलाते हैं। जो नगर पंचायत है तो इनमें जो प्रमुख होते हैं वह चेयरमैन कहलाते हैं। नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो नगर पंचायत है तो इनमें सदस्यों का चुनाव जो कि प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता के द्वारा इन सभी का चुनाव होता है। जनता के द्वारा ही इन सदस्यों को चुना आता है। इसके बाद है नगर परिषद। तो छोटे नगरीय क्षेत्र या छोटे शहर में नगर परिषद का गठन किया आता है, यानी कि जो छोटे शहर है इनमें नगर परिषद देखने को मिलता है। और नगर परिषद के प्रमुख अध्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है ना। इनमें जो प्रमुख होते हैं वह अध्यक्ष कहलाते हैं। नगर परिषद के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जो नगर परिषद है इनका चुनाव भी जनता के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद है नगर निगम। बड़े नगरीय क्षेत्र या महानगर में नगर निगम का गठन किया जाता है। ठीक है ना। जो बड़ा शहरी क्षेत्र है इसे महानगर के नाम से भी जाना जाता है तो वहाँ नगर निगम स्थापित किया जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष मेयर कहलाते हैं। जो नगर निगम है तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह मेयर कहलाते हैं। नगर निगम का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो नगर निगम है तो इसमें भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। नोट को ध्यान में रखें। नगर निगम के प्रत्येक स्तर के सदस्यों का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है, यानी कि चाहे वह सदस्य नगर निगम के हो, चाहे नगर परिषद के हो या नगर पंचायत के हो, तो इन सभी का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद। जो भी इनसे संबंधित अनुच्छेद है तो इनके बारे में जो पीछे पढ़ लिए इसी के बारे में अलग अलग अनुच्छेद में इन सभी का वर्णन दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं किस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। नगर पालिका अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। सबसे पहले है 243 पी। इसमें नगर पालिका की परिभाषा का वर्णन है, यानी कि जो नगर पालिका है इनके परिभाषा के बारे में बताया गया है। 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है ना। अभी पीछे हमने देखा जो नगर पालिका है इसका गठन किस प्रकार किया जाता है, तो इसका गठन का वर्णन 243 क्यू में है। इसके बाद है 243 आर। तो इसमें कहा गया है नगर पालिकाओं की संरचना। जो अभी देखे हैं संरचना के बारे में तो इसका वर्णन 243 आर में है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए किसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। 243 एस। इसमें वार्ड समितियाँ आदि का गठन और संरचना का वर्णन है, यानी कि जो वार्ड होते हैं
तो बहुत सारे वार्ड मिलकर वार्ड समिति बनते हैं। तो वार्ड समिति का वर्णन और इनकी संरचना का वर्णन अनुच्छेद 243 एस में है। 243 टी, तो इसमें आरक्षण का वर्णन है। अभी हमने देखा जो प्रमुख समुदाय थे उन सभी को आरक्षण दिया गया था, तो इनका वर्णन अनुच्छेद 243 टी में है, आरक्षण का वर्णन। 243 यू, तो इसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि जो सभी सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। 243 भी, 243 भी में नगर पालिका की योग्यता का वर्णन है और इनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, ठीक है ना। नगर पालिका का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है और योग्यता में संशोधन करने के बारे में जो कि शक्ति विधानमंडल के पास है। जो राज्य में विधानमंडल है तो इनके पास इनकी शक्ति दी गई है, तो इनकी योग्यता में यह संशोधन कर चेंज भी कर सकते हैं। अब है 243 डब्ल्यू, तो इसमें नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन है। इसमें नगर पालिका के शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन दिया गया है 243 डब्ल्यू में। 243 एक्स, तो इसमें टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है, तो इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जो टैक्स है तो इसके अंत में एक्स आती है और इसमें भी दिया गया है अनुच्छेद 243 एक्स, तो 243 एक्स में टैक्स लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। 243 वाई, वित्त आयोग का गठन। जो राज्य में वित्त आयोग का गठन होता है तो यह राज्यपाल के द्वारा होता है, तो इसके बारे में 243 वाई में दिया गया है। 243 जेड, तो इसमें नगर पालिकाओं के लेखाओं के समपरीक्षा का वर्णन है, यानी कि जो वित्त आयोग के द्वारा जो राशि प्रदान की जाती है नगर पालिका को विकासात्मक कार्य को करने के लिए, तो जो नगर पालिका के लेखाओं के समपरीक्षा का वर्णन दिया गया है 243 जेड में कि किस प्रकार जो नगर पालिका है यह अपने अनुदानों को खर्च कर रही है। 243 जेड ए, इसमें नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का वर्णन है, ठीक है ना। जो नगर पालिका का निर्वाचन होता है तो इसका वर्णन 243 जेड ए में है। इसके बाद है 243 जेड बी, तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, यानी कि जो नगर पालिका है तो यह केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू हो सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 जेड बी में है। अब है 243 जेड सी, तो इसमें कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड है, तो कुछ क्षेत्रों में यह लागू नहीं हो पाते हैं, तो इसी का वर्णन दिया गया है जेड सी में। 243 जेड डी, इसमें जिला योजना के लिए समिति का वर्णन है, यानी कि जो जिला है या कुछ प्रकार की योजना लाते हैं, तो इसका वर्णन 243 जेड डी में है। इसके बाद है 243 जेड ई, महानगर योजना के लिए समिति, ठीक है ना। महानगर के द्वारा भी योजना लाई जाती है, तो इसके वर्णन 243 ई में है। इसके बाद है 243 जेड एफ है, तो इसमें दिया गया है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, यानी कि जो नगर पालिका से पहले जो कोई भी विधि है इसे कम से कम 1 वर्ष तक बने रहने देना और इसके बाद जो नगर पालिका है इसे लागू करना, और जो नगर पालिका में विधि है इन सभी को लागू रहने देना। इसका वर्णन 243 जेड एफ में है। और अंतिम अनुच्छेद है 243 जेड जी, इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है, यानी कि किसी प्रकार का निर्वाचन होता है नगर पालिका में तो इसमें जो न्यायालय है यह किसी प्रकार से इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो इसी का वर्णन 243 जेड जी में दिया गया है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है, तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है शहरी स्थानीय स्वशासन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी नगर पालिका कहा आता है। क्वेश्चन नंबर 2, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन डी मद्रास में हुई थी सन 1687-88 में। क्वेश्चन नंबर 3,
नगर पालिका को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई? तो ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 1992-93 में। क्वेश्चन नंबर 4, नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? नगर पालिका का वर्णन 12वीं अनुसूची में है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, नगर पालिका के प्रत्येक स्तर के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन सी 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए नगर पंचायत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नगर परिषद के प्रमुख क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी अध्यक्ष कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नगर निगम के प्रमुख क्या कहलाते हैं? नगर निगम के प्रमुख मेयर कहलाते हैं।